पिछली कई कक्षाओं में हमने आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा, समझा, जानने का प्रयास किया और विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे प्रयासों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको जो कुछ भी समझाने की चेष्टा की जा रही है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अनुरूप जो कुछ भी आपको पढ़ाना आवश्यक है, जब तक वो हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे। और मेरी ओर से ये चेष्टा रहेगी कि जब तक आप न समझ जाएं, हम समझने की कोशिश करते रहेंगे। बस आपसे मुझे एक ही सहायता की आवश्यकता है कि आपको जो भी हम अगर टॉपिक की बात करें टॉपिक, किसी तथ्य की बात करें तथ्य, जो कुछ भी आपको समझ में ना आए, आप बेझिझक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उस प्रश्न को पूछिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछने में कहीं हिचक हो रही है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं पिछली कक्षाओं में वो हम समझ चुके हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन हम सार रूप में सिर्फ 2 या 3 पंक्तियों में अगर याद करने की चेष्टा करें तो हमने ये जाना कि जो आदिम समाज में राजनीतिक व्यवस्था है वो आधुनिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था से इस अर्थ में भिन्न है कि आधुनिक समाज में संवैधानिक व्यवस्था है, जहाँ वैधानिक व्यवस्था के तहत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को संचारित और संचालित किया जाता है। हर प्रारूप एक लिखित आलेख के तौर पर संरक्षित रखा जाता है, परंतु वहीं इसके बिल्कुल विपरीत आदिम समाजों में संविधान है, लिखित नहीं है। वहाँ उन्होंने जो भी वैधानिक कार्यवाही या वैधानिक व्यवस्था बना रखी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, वो किसी भी लिखित रूप में संरक्षित नहीं होती। पर इसका कदापि तात्पर्य यह नहीं है कि वो व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था से कहीं कमतर आकी जाए, क्योंकि वहाँ पर भी संपूर्ण समाज एक व्यवस्थित तौर पर संचालित होता है, अलिखित कानून के रहते हुए भी, ठीक है। पिछली कक्षा में हम आदिम समाज में न्याय के विभिन्न हमने जो बिंदु हैं उन पे समीक्षा की थी। आज हम देखते हैं आदिम समाज में दंड की क्या व्यवस्था रहती है। आदिम समाजों में अपराधी के लिए न्याय विधान के महत्वपूर्ण अंग के रूप में दंड की समुचित व्यवस्था है। किसके रूप में? न्याय विधान के रूप में। अब देखिए, जब हम दंड की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में पनिशमेंट कहते हैं, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बिना पनिशमेंट के, बिना दंड के कोई न्यायिक व्यवस्था संधारित हो सकती है? ये स्वाभाविक ही नहीं है, क्योंकि न्याय बनाने के पीछे, न्याय व्यवस्था को गठित करने के पीछे कारण ही ये है कि समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते ही हैं जो समाज की सुव्यवस्थित व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास करते हैं। और अगर चाहे वो आधुनिक समाज हो चाहे आदिम समाज हो, अगर ऐसे अराजक तत्वों के मध्य दंड का प्रावधान ना हो, उनके भीतर भय ना हो, उनके भीतर डर ना हो, तो उनकी अराजकता स्वाभाविक तौर पर बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो आदिम समाज हो चाहे आधुनिक समाज हो, दंड का प्रावधान होता ही है। अब जब हम बात करते हैं आदिम समाजों की, तो न्याय विधान के महत्वपूर्ण अंग के तौर पे, चाहे वो आधुनिक समाज हो चाहे आदिम समाज हो, दंड को देखा जाता है। इन समाजों में मूलतः दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अर्थात बदला लेने को भी अपनाया गया है। जैसे आँख के बदले आँख, खून के बदले खून का सिद्धांत प्रचलित है। क्या वर्तमान में ऐसा है? ना। हाँ, भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन संभवतः विश्व के किसी देश में, किसी कोने में ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो सुधारात्मक व्यवस्था के तौर पर अधिक प्रचारित और प्रसारित है। और भारतीय न्याय व्यवस्था इस बात पे विश्वास करती है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, अपितु इसके साथ
अराजक तत्वों को नियंत्रण करने के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था दंड का भी प्रावधान देती है। अगर जो अपराध है उसकी प्रवृत्ति क्रूर है, अब जैसे किसी ने किसी की बहुत साजिश के तहत, किसी अपने स्वार्थ को साधने के तहत अगर किसी व्यक्ति की चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, किसी का अपहरण कर लिया, किसी को मृत्यु तक पहुंचा दिया, या किसी को इतना प्रताड़ित किया कि वो मानसिक अवसाद का शिकार हो गया, अब ऐसे व्यक्ति को तो क्षमा मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, न्यायिक व्यवस्था में गवाह का होना, सबूतों का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, ये हम आधुनिक न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं लगातार आधुनिक न्याय व्यवस्था की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अगर आधुनिक न्याय व्यवस्था को आप भी जानते हैं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को आप भली भांति परिचित हैं, तो जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो हमें आदिम समाजों में उपलब्ध जो भी संहिताएँ हैं उन्हें समझने में हमें सहजता रहेगी। तो आदिम समाजों में कई आदिम समाजों में आँख के बदले आँख, खून के बदले खून का सिद्धांत भी प्रचलित है। आदिम समाजों में दंड व्यवस्था में के संबंध में सम्मिलित उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी लागू किया गया है। किसके सिद्धांत को लागू किया गया? सम्मिलित उत्तरदायित्व, है ना, कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी सामूहिक तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अनुसार एक अपराध विशेष के लिए दंड के भागीदार उस व्यक्ति के साथ उसका परिवार, गोत्र और समूह भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने अपराध किया है तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसको इस रूप में नहीं पाला, उसका पालन पोषण नहीं किया कि उसका समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, और उसके भीतर जो ये नकारात्मकता आई, किसी का अहित करने का भाव आया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भाव रहा कि ये भाव तभी उत्पन्न हुआ जब उसके पालन पोषण में वो भाव उसके अंदर उत्पन्न करने में उसके परिवार के सदस्य और उसके गोत्र, क्योंकि गोत्र सगोत्र जो संबंध हैं उनमें सगोत्रीय संबंध में भाई बहन का संबंध माना गया, रक्त संबंधियों की तरह से माना गया। तो यहाँ सामूहिक दायित्व की बात उठाई जाती है और ये माना जाता है कि मैं हर आदिम समाज की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, अपवाद हर जगह होते हैं, हर तथ्य के साथ जुड़े हुए हैं, हर समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांशतः ये देखने में आता है कि ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका उत्तरदायित्व का अंश उसके परिवार के सदस्यों, उसके सगोत्र समूह का भी है, और इसलिए ये माना जाता है कि सिर्फ उस व्यक्ति को ही दंडित नहीं करना चाहिए, अपितु जिनकी भागीदारिता है भले ही ना हो। देखिए, यहाँ सकारात्मक या प्रत्यक्ष भागीदारी तक तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। कोई पिता ये नहीं कहेगा ना कि आप जाके उसका खून कर दो, लेकिन जो आदिम कानूनी व्यवस्था है वो ये मानती है कि पिता को वो संस्कार बच्चे के भीतर इतने पोषित कर देने चाहिए थे कि वो इस प्रकार का अपराध नहीं कर पाता। अब इसे लॉजिकली स्पष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, आदिम समाजों में ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे खून का बदले खून की बात करें, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिसने खून किया है या उसी का कत्ल किया जाए, बल्कि उसके स्थान पर परिवार, गोत्रीय समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति का भी कत्ल किया जा सकता है। बात समझ गए? मान लीजिए ए व्यक्ति ने किसी एक्स व्यक्ति की हत्या कर दी, अब खून के बदले खून की बात आ रही है। अब ये आवश्यक नहीं है कि उस ए व्यक्ति को पनिशमेंट के तौर पर उसका खून किया जाए। हो सकता है जो ए के पिता हैं बी, या ए की माता हैं सी, या एक जो भाई हैं डी, उनमें से किसी की भी हत्या की जा सकती है, और ये फैसला, ये निर्णय पंचायत और जो मुखिया है उनके द्वारा होता है। तो इन समाजों में दंड का एक अन्य जो दूसरा रूप है, वहाँ नुकसान को पूर्ण कर देना भी होता है। इस उद्देश्य से अपराधी से जुर्माना वसूल किया जाता है या अन्य किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि क्षतिपूर्ति की जो व्यवस्था है उसको हम
थोड़ा सा रुक के और कुछ और एस्पेक्ट इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आदिम समाजों में अपराधी को अनेक प्रकार से दंडित करने की रीतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? अपराधी को जैसे कोड़े लगाए जाते हैं। अभी तक हमने बात की थी खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, ठीक है। अब हम यहाँ क्या जानेंगे? क्या वर्तमान आधुनिक समाज में इस प्रकार की व्यवस्था आप कल्पना कर सकते हैं कोड़े लगाने वाली? नहीं। इस प्रकार का जो दंड व्यवस्था है ऐसा आदिम समाजों में पाया जाता है कि अपराधी को कोड़े लगाए जाते हैं, उनका अंग छेद कर दिया जाता है, समाज में बहिष्कृत करना, प्रायश्चित करना, हर्जाना देने आदि के नियम भी प्रचलित हैं। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि आज भी भारत में और कई आधुनिक समाजों में जो ग्रामीण जो हिस्से हैं और सुदूर ग्रामीण हिस्सों में इस प्रकार की व्यवस्था, जिसकी कानूनी तौर पे बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, अपितु इस सत्य के होने के बावजूद भी, इस स्थापित सत्य के बावजूद भी जो वहाँ के मुखिया होते हैं या जो डोमिनेटिंग क्लास होती है या डोमिनेटिंग कास्ट होती है, ठीक है, कास्ट और क्लास दोनों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वो ये इस प्रकार का निर्णय लेते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे अब दंडित किया जाए, उसे गांव से बाहर कर दिया जाए, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए या हर्जाना देकर उसका जो अपराध है उसको क्षमा कर दिया जाए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कहीं कहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, आधुनिक समाज में भी देखने को मिलती है, परंतु आदिम समाजों में तो ये देखने को मिलती ही है, ठीक है। अब कहीं कहीं अपराधी को सामाजिक जो बोझ देकर भी अपराध के कलंक से मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग दिखाया जाता है। ये भी एक प्रोविज़न है कि आपने अपराध किया तो एक सामूहिक भोज आप दे दें तो आपका जो दंडनीय अपराध है वो क्षमा के लायक हो जाएगा, ठीक है। अब दंड निर्धारित करने में अपराधी की सामाजिक स्थिति, लिंग भेद आदि का भी ध्यान रखा जाता है। एक उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भारत की जो गारो जनजाति है, यदि पुरुष व्यभिचार करे तो उसे प्राण दंड, अब व्यभिचार मतलब अपनी स्त्री के अलग, अपनी स्त्री से के अलावा किसी और स्त्री से संबंध स्थापित करे तो उसे प्राण दंड दिए जाते हैं। परंतु अगर स्त्री व्यभिचारणी है तो प्रथम बार में उसका कान छेद दिया जाता है और कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, किंतु यदि इस प्रकार का आपराधिक कार्य वो बार बार दोहराती है तो उसे प्राण दंड दिया जाता है। समझ गए आप कि यहाँ पर जो हम पहले बात कर रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है वो किन आधारों पर टिकी हुई? दंड की व्यवस्था, पनिशमेंट की व्यवस्था अपराधी की सामाजिक स्थिति पे, लिंग भेद आदि पर टिकी हुई है, ठीक है। और किस रूप में? वो हमने देखा कि अगर स्त्री और पुरुष में यहाँ भेद किया गया कि अगर पुरुष व्यभिचार करता है तो उसे तुरंत ही प्राण दंड दे दिया जाता है, परंतु अगर स्त्री व्यभिचार करती है तो पहली बार सिर्फ उसके कान छेदे जाते हैं और कपड़े फाड़ दिए जाते हैं उसे, किंतु अगर वो वापस से इस अपराध को करती है तो उसे प्राण दंड दिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ आदिम समाजों में कतिपय अपराध ऐसे हैं जो कि यदि उस समूह के प्रधान करते हैं तो उसे अपराध के रूप में नहीं माना जाता, परंतु अन्य व्यक्ति आपराधिक कृत्य करते तो उसे उसके लिए दंड दिया जाता है। समझे आप कि जो व्यक्ति पावरफुल है, जो पावर में है, वो पावर सत्ता के तौर पर हो सकती है, वो पावर धन के तौर पर हो सकती है। आदिम समाजों में तो पशुधन भी है ना, और बहुत ज़्यादा अधिक खेती के लिए ज़मीन भी है। तो जो व्यक्ति ताकत में अगर वो कोई अपराध करता है तो उससे दंडित नहीं किया जाता, परंतु अगर कोई एक सामान्य जन वही अपराध करेगा तो उसे दंडित किया जाता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया जाता है उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार भी दंड की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। कैसे? फिर एक उदाहरण देखें। जैसे अफ्रीका की कुछ जनजातियों में साधारण स्त्री के साथ अगर व्यभिचार करने पर उसे एक व्यक्तिगत तथा सामान्य भूल समझी जाती है, परंतु वही कृत्य राजा या मुखिया की स्त्री के साथ करने पर यह अपराधी को मृत्युदंड देने की व्यवस्था
उपलब्ध कराता है। बात समझ गए आप कि अगर किसी साधारण स्त्री के साथ किसी ने कोई अपराध किया तो उसको दंडनीय अपराध ना मानकर उसे एक सामान्य भूल माना जाता है, परंतु अगर यही अपराध किसी उच्च समुदाय से संबंध रखने वाली स्त्री के साथ किया जाए तो वो अपराध दंडनीय नहीं माना जाता और उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया उसे मृत्युदंड दिया जाता है। अब हम बात कर रहे थे क्षतिपूर्ति की, ठीक है, कि एक प्रोविज़न ये भी है कि आपने अगर कोई अपराध किया तो उस अपराध के बदले जिसके साथ आपने अपराध किया वहाँ आप भरपाई करते हैं। तो क्षतिपूर्ति की जब हम बात करते हैं तो आदिकालीन जो समाज है वह नुकसान प्राप्त तथा नुकसान करने वाले व्यक्तियों के मध्य विवादों को क्षतिपूर्ति के द्वारा भी शांत करने की प्रथा पाई जाती है। कुछ आदिम समाजों में परंपरा अनुसार ये निश्चित है कि किस अपराध का कितना हर्जाना अपराधी को देना है। क्षतिपूर्ति को तय करने में ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति का अपराध क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो क्षतिपूर्ति किसे दे रहा है, ये चर्चा अभी हम कर ही रहे थे। तो क्षतिपूर्ति की विभिन्न प्रकार से जो की जाती हैं उनके बारे में अगर हम कुछ उदाहरण देखना चाहें तो हम देख सकते हैं किर्गिज जनजाति और इफुगाऊ जनजाति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार हर्जाना दिया जाता है। सामो जनजाति में अपराधी व्यक्ति को कीमती चटाइयाँ, लकड़ी, पत्थर आदि जुर्माने के तौर पर देने होते हैं। वहीं अमेरिकन इंडियंस अपराधी व्यक्ति को कीमती वस्तुएं हर्जाने के रूप में लेकर या कोड़े मारकर हर्जाना दिया जाता है। तो देखो बच्चों, ये तो स्पष्ट है कि मैं लगातार एक बात कहती हूँ कि अगर हम संपूर्ण विश्व के आदिम समाजों की बात करें तो चाहे वो दंड देने की व्यवस्था हो, चाहे क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो, सब जगह एक जैसे नियम नहीं हैं। ये आदिम समाजों में जो कुछ भी नियम निर्धारित किए जाते हैं वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। तो यहाँ एक कोई सार्वभौमिक बात हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात हम समझ के अब बात करते हैं हम समझौते की। अब ये समझौते वाली चीज़ आधुनिक समाजों में भी देखने को मिलती है, क्षतिपूर्ति भी आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है। अब समझौते की जब हम बात करते हैं तो आदिम जनजाति समाजों में कभी कभी समस्याओं का समाधान पारंपरिक समझौते के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब समझौता क्या है ये तो आपको पता है। ग्लुकमैन ने आदिम समाजों में आधुनिक समाजों के समान ही समझौता कराने वाले पक्षों का उल्लेख किया है। किसने? ग्लुकमैन ने। और पश्चिमी कीनिया की लुई जनजाति में जो हेरिडिटी की बात है, वंशानुक्रमण की बात है, समूह के प्रधान ही अपने सदस्यों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं और जब दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष होता है तो उनके समूह के मुखिया ही आपस में परामर्श द्वारा समस्या का समाधान निकालते हैं। समझौता उस स्थिति में भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वादी और प्रतिवादी एक कुल या गोत्र के हों। क्यों? देखिए, ये कहीं पर भी सम्मानीय नहीं माना जाता कि एक परिवार के सदस्य आपस में एक नकारात्मक भाव रखें, एक कुलूषित जिससे हम मन में जो भाव पैदा होना कहते हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखें, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखें, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखें, ये कहीं पर भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो इस बिंदु को केंद्र में रखते हुए ये प्रयास किया जाता है कि जब सगोत्रीय संबंधों की बात होती है और वादी और प्रतिवादी अगर एक गोत्र के हों, एक कुल के हों, तो ये माना जाता है कि इस चीज़ को जो भी उनके बीच में विवाद है उसको बढ़ाने के बजाय किसी समझौते पर पहुंचा जाए। तो आदिम समाजों में कानून एवं न्याय व्यवस्था अत्यंत विचित्र है, ये बात आप समझ चुके हैं। आधुनिक समाज की न्याय प्रणाली से भिन्न है, ये भी आप समझ चुके हैं। किंतु फिर भी सभी प्रकार की प्रक्रियाएं न्याय के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से अपराध से पीड़ित व्यक्ति के संतुष्टिकरण एवं अपराधियों को दंडित करने का कार्य करती हैं। तो बच्चों, अभी तक आज हमने ये अंतिम कक्षा है आदिम समाज में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। हमने 7 कक्षाओं में जाना, हमने ये जाना कि प्रत्येक समाज के लिए सरकार, न्याय तथा कानून में एक संगठन का निर्माण होता है
जिसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। हमने ये भी जाना कि आदिम समाजों में आधुनिक समाजों की भांति राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग उस प्रकार से संगठित नहीं है जिस रूप में आधुनिक समाजों में होते हैं, फिर भी वहाँ राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है। हमने ये जाना था ना। हमने ये भी जाना था कि इस व्यवस्था का संचालन धर्म, नैतिकता, ईश्वरीय भय, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि ईश्वरीय भय, अलौकिक शक्ति का डर, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है अपराध की ओर बढ़ने से रोकने के लिए। तो जनमत, परंपरा आदि पर धारणाओं के आधार पर और समूह में शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने का जो केंद्र में एक विचार होता है, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। हमने ये भी जाना था कि समाज के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य माना जाता है तथा उस कर्तव्य का पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों से बाध्य भी किया जाता है। इस प्रकार से हमने ये भी देखा था कि आदिम समाजों में कानून और न्याय व्यवस्था अत्यंत विचित्र है तथा आधुनिक समाज से भिन्न है। परंतु इस दृष्टिकोण से हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भिन्नता का कदापि तात्पर्य ये नहीं है कि वो किसी भी दृष्टि में आधुनिक समाज से कम है। बच्चों, हम आभार प्रकट करते हैं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा का, जिनकी अध्ययन सामग्री को हमने आपकी सहायता के लिए प्रयुक्त किया। बच्चों, मैं आपसे फिर एक बात दोहराना चाहूँगी। हमने लगभग आपके मैं जितना समझ पा रही हूँ 80 से 85% कोर्स को कंप्लीट कर दिया। कौन सा कोर्स? जो आपका विश्वविद्यालय से प्रिस्क्राइब कोर्स है। अब आशा करती हूँ कि आप प्रत्येक वीडियो को, जो YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, लगभग 70 के आसपास वीडियोस होंगे, आप उन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए और PDF नोट्स भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ, उनको उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक बनाइए अपनी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। अब अक्टूबर का माह चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, लगभग 4 महीने रह गए हैं, जिसमें त्यौहार भी आएंगे, हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित भी होगी। तो इसलिए आप पढ़िए और अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक पूछिए। ये बार बार मैं आपको ये बात दोहराती हूँ। अगली कक्षा में हम एक और नया टॉपिक लेंगे, देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन फिर आपसे निवेदन है, पढ़िए, बहुत खुश रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए घोर परिश्रम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।